हेलो गाइस, इस वीडियो में डीबीएमएस आरडीबीएमएस के एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। ये एसिड प्रॉपर्टीज हर ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होंगे। द मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रांजैक्शन is to ensure the database remains consistent before and after the transaction. ट्रांजैक्शंस के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ट्रांजैक्शन का। टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ऑफ द डेटाबेस, एसिड प्रॉपर्टीज आर ओबेड बाय ऑल ट्रांजैक्शंस। जिस तरह से ट्रैफिक रूल हर ड्राइवर को फॉलो करना होता है, वैसे ही इस एसिड प्रॉपर्टीज को हर ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना होगा। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इस एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टीज है क्या? इसमें ए का मीनिंग होता है एटॉमिसिटी, सी की मीनिंग है कंसिस्टेंसी, आई का मीनिंग है आइसोलेशन और डी का मीनिंग है ड्यूरेबिलिटी। और इसी का शॉर्ट फॉर्म बना है एसिड, जिसको कि हर ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना होता है। अब एक ट्रांजैक्शन क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास ये एक ट्रांजैक्शन T1 है जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, और इस ट्रांजैक्शंस में एक से अधिक ऑपरेशंस दिए गए हैं। आर रीड ए और ए इक्वल टू ए माइनस 50, हमने 50 ए में से घटाया है, फिर इसको राइट किया है, फिर रीड किया बी के अकाउंट को और उसकी वैल्यूज में 50 को ऐड किया, राइट किए और फिर कमिट कर दिया। तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस है। इस सेट ऑफ ऑपरेशंस को या तो हमें कंप्लीटली एक्सिक्यूट करना होता है या बीच में कहीं फेलियर हो गया। जैसे यहाँ पर यदि हमारा फेलियर हो गया तो जितने भी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म्ड हुए हैं उनको हमें डिस्कार्ड करना होता है, और डिस्कार्ड करने के लिए हम जिस कमांड को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रोल बैक, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर रोल बैक करने से जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वे सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे बैक हो जाते हैं। तो रोल बैक करने से सारे ऑपरेशंस हमारे डिस्कार्ड होंगे और कमिट कर दिया तो सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो जाएंगे। ये एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। इस एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट को यूज करते हैं। जैसे एटॉमिसिटी है, इसका मीनिंग होता है ऑल ऑपरेशंस इन ए ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट एंड दे कैन रन आइदर ऑल सक्सीड और नन। यदि ऑल सक्सीड होता है तब जब हम कमिट करते हैं, और इसमें से सारे ऑपरेशंस डिस्कार्ड होते हैं जब हम रोल बैक करते हैं। यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसके सारे ऑपरेशंस को या तो हम परफॉर्म करें या किसी को परफॉर्म ना करें। सारे को परफॉर्म करते हैं तो कमिट स्टेटमेंट लगाते हैं, और कहीं पर फेलियर हो गया बीच से हम निकलते हैं तो रोल बैक करते हैं। यदि हमारे ट्रांजैक्शंस में 100 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, 99 पर भी यदि फेलियर होता है तो हमें सारे ऑपरेशंस को रोल बैक करना पड़ेगा। और इस एटॉमिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। एटॉमिसिटी के बाद दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो कंसिस्टेंसी है। तो इस कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है अ ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्म्स द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट। वैलिड स्टेट कहने का मीनिंग है कि हमारा कोई डेटाबेस है, तो इस ये डेटाबेस यदि हमारा कंसिस्टेंट है, करेक्ट है, तो उस केस में इस डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट बनाने के लिए हम कोई ट्रांजैक्शंस यूज कर सकते हैं।
या ये ट्रांजेक्शन्स की वजह से ये डेटाबेस मेरा इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि डेटाबेस यदि एक बार करेक्ट है तो ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा जब तक इस पर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट होता है या कंसिस्टेंट होता है। यदि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन कर गया तो डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा, और यदि ये पार्शियली एग्जीक्यूट कर रहा है या किसी और तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डेटाबेस मेरा इनकंसिस्टेंट होगा। तो डेटाबेस में जो चेंजेज है वो चेंजेज इस ट्रांजेक्शन के थ्रू ही होता है, और ये ट्रांजेक्शन ही है जिसकी वजह से डेटाबेस मेरा कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग हो गया, जैसे कोई ट्रांजेक्शन T1 है जिसमें ट्रांसफर्स एन अमाउंट फ्रॉम अकाउंट A to B, then the sum of A plus B will be the same before T1 transaction starts and after T1 transaction is completed। यदि कोई ट्रांजेक्शन T1 है और उसमें हम A से B में A अकाउंट से B अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले जो सम था और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सम होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारा अकाउंट A है जिसमें बैलेंस 200 और अकाउंट B का बैलेंस 300 है। यदि अकाउंट A के बैलेंस से हमने 50 को घटाया तो हम इसको अकाउंट B में ऐड करेंगे। यदि ये ऐड हो गया तो इसका जो बैलेंस होगा वो 150 होगा और इसका बैलेंस 350 होगा। तो इस ट्रांजेक्शन्स के कंप्लीट होने के पहले यानी बिफोर जो बैलेंस था A और B का 200 प्लस 300 वो 500 हुआ, और ट्रांजेक्शन के बाद जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तो उस वक्त भी 150 प्लस 350 अगेन हमारा टोटल सम 500 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है। वैसे कंसिस्टेंट को और भी अदर तरीके से हम ऑपरेट करा सकते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें कि इस एग्जांपल को यूज किए कि एक से बी में यदि ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट तो इसका कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स के स्टार्ट होने के पहले डेटा यदि कंसिस्टेंट है तो उस ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी मेरा डेटा बेस कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये डेटाबेस है हमारा, और इस डेटाबेस यदि हमारा कंसिस्टेंट है तो इस कंसिस्टेंट डेटा पर यदि कोई ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर गया तो जो न्यू स्टेट होगा इस डेटाबेस का वो भी मेरा कंसिस्टेंट होगा। जैसा कि अभी इस ट्रांजेक्शन में देखें, हमारा इनिशियली इसका वैल्यू 500 था बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन भी 500 ही है। इसी तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यदि हमारा कोई डेटाबेस कंसिस्टेंट है और उस पर कोई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होता है कंप्लीट, तो जो नेक्स्ट स्टेट डेटाबेस का होगा वो भी मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इसके लिए किसी कंपोनेंट को हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि इस 4 प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये 3 प्रॉपर्टी यदि फॉलो होता है तो मेरा डेटाबेस ऑब्वियसली कंसिस्टेंट होगा। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए कोई कंपोनेंट नहीं यूज करते, जबकि एटॉमिसिटी के लिए हम कंपोनेंट यूज करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटॉमिसिटी को किस कंपोनेंट से हम कंट्रोल करते हैं, तो उसका आंसर होगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है, तो कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए हम कोई कंपोनेंट यूज नहीं करते हैं। यदि एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी हमारा है ट्रांजैक्शन पर तो डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा ही। ये सब लॉजिकल है, रियल लाइफ में ये हमें दिखता नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा आइसोलेशन। यदि हम अपने ट्रांजैक्शंस को, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। कंकरेंट ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है हमारे पास
ट्रांजैक्शन T1 है और T2 है, इसी तरह से डिफरेंट ट्रांजैक्शंस यदि हमारे पास हैं T1, T2, T3, तो यदि 1 बाय 1 रन करें सीरियल मैनर में, जो कि शेड्यूल में हमने देखा था कि हम इस 3 ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे T1 को पहले एग्जीक्यूट कर लें, देन T2 को और T3 को उसके बाद एग्जीक्यूट करें, या ऐसा भी हो सकता है T2 को पहले परफॉर्म कर लें, देन T1 को परफॉर्म करें, T3 को। तो ये जो मैनर होगा ट्रांजैक्शन 1 2 3 या 2 1 3 या 3 2 1 या 1 1 3 2, तो ये जितने भी होंगे, एक ट्रांजैक्शन के बाद यदि दूसरे ट्रांजैक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो ये सीरियल मैनर कहलाता है या सीरियल शेड्यूल कहलाता है। लेकिन सीरियल शेड्यूल और दूसरा होता है नॉन सीरियल शेड्यूल, यानी नॉन सीरियल शेड्यूल में हम सारे ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस को पैरेलली रन करते हैं 1 बाय 1। तो जैसे ट्रांजैक्शन T1 का हमारा एक ऑपरेशन रन हुआ रीड, इसी तरह से दूसरे टाइम में हम T2 को ऑपरेशन को एक्सिक्यूट किया, देन फिर T1 को ऑपरेशन को हमने एक्सिक्यूट किया, इस तरीके से देन T3 का हमने रीड परफॉर्म किया। इस तरीके से यदि हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रन करा रहे हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को नॉन सीरियल और कंकरेंट शेड्यूल कहते हैं। तो इस तरह के नॉन सीरियल शेड्यूल में या कंकरेंट शेड्यूल के केस में हमें ध्यान रखना होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस रन कर रहे हैं ये पैरेलली जरूर रन कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन एक ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस का इफेक्ट दूसरे ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, या उसका इफेक्ट दूसरे ट्रांजैक्शंस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है। यदि नॉन सीरियल शेड्यूल में पैरेलल ट्रांजैक्शंस में या कंकरेंट ट्रांजैक्शंस में सारे ट्रांजैक्शंस को पैरेलली हम कंकरेंटली हम एक्सिक्यूट कराएं और कंकरेंटली एक्सिक्यूट कराते हुए भी यदि ये ट्रांजैक्शंस सेपरेट हो दूसरे ट्रांजैक्शन से, तो हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड है। इसका डेफिनेशन, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, intermediate results are not visible to others. In other words, concurrent transactions can be converted into serial transactions. यदि ये concurrent नहीं, ये transactions isolated नहीं हुआ तो हमारे database inconsistent हो सकता है, और इस आइसोलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यदि कोई क्लाइंट अपना सीट रिजर्व करते हैं तो इस क्लाइंट का ऑपरेशन दूसरे क्लाइंट के ऑपरेशन से सेपरेट होना चाहिए, यानी इस क्लाइंट 1 का इफेक्ट C2 पे, क्लाइंट 1 के ऑपरेशंस का इफेक्ट C2 पे नहीं होना चाहिए और C2 क्लाइंट का इफेक्ट C1 पे नहीं पड़ना चाहिए। ये पैरेलली रन जरूर करें, लेकिन इनका ऑपरेशन इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोलेशन प्रॉपर्टी, और इस आइसोलेशन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है ड्यूरेबिलिटी। यदि कोई मेरा डेटाबेस है और ये कंसिस्टेंट है, इस पर यदि कोई ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म किए, तो यदि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एक्सिक्यूट किया तो इस डेटाबेस का नेक्स्ट स्टेट होगा, और ये नेक्स्ट स्टेट भी हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पर किसी का अकाउंट ए है और इस अकाउंट से हमने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया, तो जो नेक्स्ट अमाउंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 है
और इसमें से हमने 20 को डिडक्ट किया, तो ये 100 में से 20 को डिडक्ट करने के बाद हम इस ट्रांजेक्शन को यदि कमिट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास 80 अमाउंट होगा, और ये 80 तब तक रहना चाहिए जब तक कि हम फिर इस पर किसी दूसरे ट्रांजेक्शन से इसको अपडेट नहीं करें या चेंज नहीं करें। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस अकाउंट का अमाउंट 100 था और इस ट्रांजेक्शन में 20 घटाने के बाद जो अमाउंट आया वो 80 है, अभी 80 है, और किसी तरह का सिस्टम फेलियर या सॉफ्टवेयर फेलियर के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई ये 80 नहीं था या ये जो ऑपरेशन हुआ वो हमें याद नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते। यदि ये ट्रांजेक्शन के पहले 100 था और ट्रांजेक्शन के बाद यदि ये 80 हुआ, अब सिस्टम फेल हो या सॉफ्टवेयर फेलियर हो, यदि हमारा ये डेटाबेस फिर से रिकवर होता है तो वहाँ पे ये 80 होना ही चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये हमारा ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज को या ड्यूरेबिलिटी को परफॉर्म या ड्यूरेबिलिटी को एग्जिबिट करता है। तो वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड द चेंजेस आर परमानेंट इवन इफ द सिस्टम फेल्स। एक बार यदि हमने कमिट कर दिया तो ये हमारे डेटाबेस में रहना चाहिए। अब यदि सिस्टम फेलियर हो या कोई और फेलियर हो, उस फेलियर का इफेक्ट इस 80 पे नहीं पड़ना चाहिए। ये 80 तभी चेंज होगा जब इस पर हम कोई फिर दूसरा ट्रांजेक्शन करें या कोई भी ट्रांजेक्शन हो। यदि हम इसके बाद कोई दूसरा ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका फिर से न्यू स्टेट होगा और वो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग है एक बार यदि हमने ट्रांजेक्शन कर दिया और कमिट कर दिया तो जो भी स्टेट डेटाबेस का होगा वो अगले ट्रांजेक्शन तक वैलिड होना चाहिए या अगले ट्रांजेक्शन तक फिक्स होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन में यदि हमारा कोई सीट बुक हो गया तो ये जो सीट बुक हुआ वो आज यदि बुक हुआ और 10 दिन के बाद यदि रेलवे कहे कि नहीं हमें भी याद नहीं है आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है या क्या कौन सा सीट आपका रिजर्व हुआ है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक बार यदि ट्रांजेक्शन हो गया तो ये हमेशा के लिए रहना चाहिए। जैसे कि आपका एक बार सीट रिजर्व हो गया तो जब तक आप ट्रैवल नहीं करते हो तब तक वो रिजर्वेशन आपका फिक्स होगा या वो तब तक रहेगा। तो इसी तरह का कंसेप्ट हमारे ट्रांजेक्शन्स में होता है कि यदि ट्रांजेक्शन कमिट हो गया तो जो भी चेंज हुआ वो परमानेंट रहना चाहिए और अगले ट्रांजेक्शन तक वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि एसिड के 4 प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं वो है रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इस पर एमसीक्यू हो सकता है कि ड्यूरेबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है, आइसोलेशन को कौन कंट्रोल करता है, एटॉमिसिटी को कौन कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एटॉमिसिटी को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, आइसोलेशन को कंट्रोल करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल, और ड्यूरेबिलिटी के लिए रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल को यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी, यदि ये 3 प्रॉपर्टी हमारा ओके है, एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, तो लॉजिकली ये हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होता ही है, इसलिए इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। अब इसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा है, द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट इंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन फेलियर्स, while the concurrency control manager controls the interaction among the concurrent transactions to ensure the consistency of the database. concurrent transaction का मतलब पैरेलल ट्रांजेक्शन, एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं नॉन सीरियल ऑर्डर में। और यहाँ एक चीज ध्यान रखते हैं, यदि नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन है, कंकरेंट ट्रांजेक्शन है, और इस कंकरेंट ट्रांजेक्शन को यदि हम सीरियल ट्रांजेक्शन में लॉजिकली कन्वर्ट कर सके तो ये कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स मेरा कंसिस्टेंट होता है। स्टोरेज मैनेजमेंट, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, द स्टोरेज मैनेजर is the interface between the low level data stored in the database and the application programs. It is responsible for interaction with the
operating system, file manager, and efficient storing, retrieving, and updating of data. It handles the issues of storage access, file organization, indexing, and hashing. ये सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो ऊपर हमने देखा एसिड का, उसी को अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है और अदर प्रॉपर्टीज क्या है। दिस इंश्योर्स दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑकर्स कंप्लीटली और दे डू नॉट ऑकर एट ऑल। या तो वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट होगा या उसका कोई भी ट्रांजेक्शन ऑपरेशन एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन T1 लिया और इसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशन किए, रीड x, फिर x को हमने 50 से घटाया, राइट किया, फिर रीड y किए और y को राइट किया, और जैसे ही हम कमिट किए तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे एक्सिक्यूट हो गए, और एक्सिक्यूट होने के बाद हमने कमिट कर दिया तो ये सारा ऑपरेशंस मेरा एक्सिक्यूट हो गया। लेकिन यदि इसी ऑपरेशंस में इसके किसी लोकेशन पर फेलियर हो गया तो हम यहाँ पर रोल बैक करते हैं, और रोल बैक करने से ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वे सारे के सारे डिस्कार्ड होते हैं। तो डेटाबेस में जो प्रीवियस वैल्यू है वही वैल्यू हमारा रह जाता है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। तो एटॉमिसिटी कहता है कि ट्रांजेक्शन्स के सारे या तो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कीजिए जो कि कमिट से होगा, या सारे ऑपरेशंस को कहीं पर भी बीच में भी यदि आपका फेलियर होता है तो जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसको बैक कर दीजिए या उसको डिस्कार्ड कीजिए। और ये काम करने के लिए हम लोग रोल बैक को यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी, जिसको कि ऊपर डिफाइन किया था। द सम विल बी द सेम बिफोर T1 स्टार्ट्स एंड आफ्टर T1 इज कंप्लीटेड। ये हमारा ट्रांजेक्शन है जिसमें ए का अमाउंट 200, बी का अमाउंट 300 है, और यहाँ पर हमने ए अमाउंट को रीड किया और इस अमाउंट में हमने 50 को सब्सट्रैक्ट किया, देन इसको राइट कर दिए। ये सब लोकल मेमोरी में हो रहे हैं, जो कि इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि लोकल मेमोरी क्या होता है और परमानेंट डेटाबेस में कैसे हम लोग राइट करते हैं। देन हमने बी के अमाउंट को रीड किया और इसमें ये जो सब्सट्रैक्ट किया था उस 50 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको हमने फिर राइट किया, देन कमिट कर दिया। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी बताता है कि इस ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने के पहले ए और बी का सम हमारा 500 था। 200 ए को रीड किया और बी हमने 300 रीड किया, तो 200 प्लस 300 इसका सम ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के पहले 500। इसमें से हमने 50 को सब्सट्रैक्ट किया तो ए की वैल्यू 150 हो गई, और 300 में 50 ऐड किया तो 350। तो राइट करने पर हमारे ए की वैल्यू 150 है और बी की वैल्यू 350 है। इन दोनों का सम यदि देखेंगे तो फिर से आपको 500 है। तो ये इंश्योर करता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो मेरा कंसिस्टेंट है। इसी तरह के अदर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए इस दो अकाउंट को केवल लिया और इसको हमने दिखाया कि ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंट होता है। देन नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है आइसोलेशन। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑकर इंडिपेंडेंटली, दैट इज ईच ट्रांजैक्शन इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। जैसे यहाँ पे हमने T1 को ट्रांजैक्शन को एक्सिक्यूट किया टाइम 1 में, इसी समय ट्रांजैक्शन T2 भी एक्सिक्यूट हो रहा है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस पैरेलली रन कर रहे हैं, कंकरेंटली चल रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस का इफेक्ट इस पर नहीं होना चाहिए और इस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट इस T1 पे नहीं होना चाहिए। यही चीज लिखता है व्हेन 2 or more transactions occur simultaneously, the consistency must be maintained. The other transactions will not see any changes in any particular transactions until the changes is committed. अब यदि ये कमिट कर दिया देन उस वैल्यू को T2 ट्रांजेक्शंस एक्सिक्यूट कर सकता है या उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब तक ये ट्रांजेक्शंस मेरा चल रहा है तब तक इसके ऑपरेशंस दूसरे ट्रांजेक्शंस को अवेलेबल नहीं होंगे या उसका वैल्यू दूसरे ट्रांजेक्शंस को अवेलेबल नहीं होंगे। मीनिंग कि हर ट्रांजेक्शंस कंकरेंट ट्रांजेक्शंस में इंडिविजुअल्स होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो डेटाबेस मेरा इनकंसिस्टेंट होगा
और इसी से बचने के लिए हम आइसोलेशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है ड्यूरेबिलिटी, जो कि परमानेंट बताता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल द चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शंस आफ्टर इट्स सक्सेसफुल एक्सक्यूशन आर रिटन टू द डेटाबेस, जो कि कमिट से करते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट दीज चेंजेस एग्जिस्ट परमानेंटली and are never lost even if a failure occurs. For this we will use commit command. यदि हमारा ये कोई ट्रांजैक्शन, ये कोई डेटाबेस है और इस डेटाबेस पर हमने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जिसमें यहाँ पर किसी चीज़ की वैल्यू यदि 100 है और इसमें से हमने 60 घटा दिया तो न्यू वैल्यू हमारा 40 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यदि ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली एक्सिक्यूट किया तो ये 40 वैल्यू हमारे डेटाबेस में होगा, और अब ये 40 वैल्यू तब चेंज होगा जब इस पर कोई दूसरा ट्रांजैक्शंस इसको चेंज करे। तो एक ट्रांजैक्शंस के कमिट होने के बाद जो स्टेट मिलेगा वो हमारा ड्यूरेबल होगा, और ये ड्यूरेबल तब तक होगा जब तक कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस पर ऑपरेट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने कोई टिकट रिजर्व कराया तो वो टिकट जब तक आप ट्रेवल नहीं करते हैं आपका एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, जैसे रेलवे रिजर्वेशन ये नहीं कर सकता कि आपने इस तारीख को रिजर्व कराया था और आज से 20 दिन के बाद हमको ट्रैवल किए बगैर ये नहीं कर सकता कि आपका ये रिजर्वेशन नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है या मेरे को पता नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारे चारों प्रॉपर्टीज थे जिसको कि हमने यहाँ पे दिखाया। अब एसक्यूएल में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। सपोज हमें ए से बी में कोई अमाउंट 100 अमाउंट ट्रांजैक्ट करना है तो हम लिखेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस बैलेंस माइनस 100। तो वेयर अकाउंट आईडी इज ए, तो ए के अकाउंट से हमने 100 माइनस किया। देन अपडेट कंटिन्यू अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस बैलेंस प्लस 100 वेयर अकाउंट आईडी इज बी। तो इस 100 को निकालकर हमने बी के अकाउंट में ऐड कर दिया और फिर हमने कमिट कर दिया। तो ये मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। This transaction transfers ₹100 from account A to account B. If either update fails, the whole transaction is rolled back to avoid inconsistencies. यदि कमिट के पहले कहीं फेल होता तो ये सारे ऑपरेशंस को हम रोल बैक करते या इसको विथड्रॉ कर देते। तो इस तरह से ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें केवल हम एसिड प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश किया है और डिफरेंट इसके जो कंसेप्ट्स हैं उस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में थे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।